नमस्कार दोस्तों, बीबी सर यूके चैनल में एक बार स्वागत है फिर से आप लोगों का। तो आज है हमारा दोस्तों ट्रिप कोर्स ये एपिसोड नंबर 16वां। ठीक है दोस्तों, तो हम मध्यकालीन इतिहास को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तुगलक वंश आज हम पहुँच चुके हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो तुगलक वंश हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो तुगलक वंश का टाइम पीरियड सबसे पहले आपको याद रखना है 1320 से लेकर के 1414 तक आपका टाइम पीरियड रहता है तुगलक वंश का। कौन कौन से शासक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक को देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन मोहम्मद। यही महत्वपूर्ण यहाँ पर तुगलक वंश में शासक हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इनका टाइम पीरियड भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक 94 वर्ष तक शासन किया इस तुगलक वंश ने। तो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा दोस्तों ये पुलिस के लिए आने वाले यूकेपीएससी में जितने भी एग्जाम होने हैं। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक 94 वर्ष तक शासन किसने किया, किस वंश ने किया? तो तुगलक वंश ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेकर के 1325 तक इनका टाइम पीरियड है। ठीक है दोस्तों। उपाधि सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि इन्होंने गाजी उपाधि धारण की थी। गाजी मीन्स होता है दोस्तों काफिरा, काफिरों का घातक। ये अपने आप को काफिरों का घातक समझता था दोस्तों। तो इसलिए इन्होंने या इन्हीं को गाजी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। सल्तनत काल में नहरें बनवाने वाला ये पहला शासक था, मतलब नहर हर खुदवाने वाला पहला शासक। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये कि दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल में नहरें बनवाने वाला या नहर बनवाने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। अब याद रखेंगे। यातायात व्यवस्था तथा डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है दोस्तों। यातायात व्यवस्था तथा डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आप याद रखेंगे हर हालत में। इसके बाद आता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, नेक्स्ट शासक, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक पर इतना ही है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है 1325 से लेकर के 1351 तक। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मलिक फरुखुद्दीन था दोस्तों। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, साम्राज्यों को इन्होंने 23 प्रांतों में बांटा था। कितने प्रांतों में? 23 प्रांतों में, क्योंकि साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा हो गया था इसको चलाने के लिए। बर्नी ने इसी टाइम पीरियड तारीख फिरोजशाही लिखी थी दोस्तों। तो बर्नी ने तारीख फिरोजशाही, तो आपको याद रखने तारीख फिरोजशाही किसने लिखी है? तो बर्नी इतिहासकार। होली में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम शासक, तो आपको याद रहे हिंदू धर्म का जो होली त्यौहार मनाया जाता है, तो होली में भाग लेने वाला कौन सा पहला शासक हुआ है? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक वह पहला शासक है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी के समय पर हुआ था दिल्ली सल्तनत काल में। तो आपको याद रखें सल्तनत काल में किसके समय पे सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका नेक्स्ट शासक फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक आपको याद रखना है। विद्वानों ने इसे सल्तनत युग का अकबर कहा। तो सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों। किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर, जकात, खिराज और खुम्स, तो आपको याद रखना है जजिया कर, जकात कर और खिराज और खुम्स। तो ये कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह। जजिया कर था गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जकात मुस्लिमों पर संपत्ति कर था ये, जबकि खिराज था भूमि कर या भू राजस्व से लिया जाने वाला कर, खुम्स था युद्ध से प्राप्त धन पर लगाया कर। तो ये आपको याद रखने चारों के चारों। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जजिया कर, उसके बाद जकात कर, आपको ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर हालत में याद रखेंगे दोस्तों इसको। ठीक है। मध्यकालीन भारत में सबसे भ्रष्ट शासनकाल कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को। तो मध्यकालीन भारत में सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसे कहा जाता है, किसके शासन के अंतर्गत? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों। इन्होंने दास विभाग की स्थापना की थी, दासों की व्यवस्था के लिए। रोजगार और दफ्तर और पेंशन विभाग की स्थापना की थी। नौजवानों के लिए रोजगार खोला, दफ्तर कार्यालय खोले, पेंशन विभाग की स्थापना करने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था। लोक निर्माण विभाग, महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना करने वाला कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। इसके बाद
स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास इसी के समय पर माना जाता है। इसने 1200 फलों के बगीचे लगाए थे। ये पॉइंट काफ़ी गोल्डन पॉइंट है कि सल्तनत काल में कौन बगीचे लगवाता था और फलों फलों से संबंधित कार्य भी करता था। तो फिरोज शाह तुगलक आपको याद रखना है। आपको इसके बाद इन्होंने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किया था। तो कौन सा वह शासक हुआ है जिन्होंने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। और टोपरा वो मेरठ के 2 स्तंभ लेखों को इन्होंने यहाँ लाया था और स्थापित किया था। इन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है, फतवाहत ए फिरोज शाही या तारीख ए फिरोज शाही भी कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाएगा। जीतल नामक चांदी का सिक्का चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी सिक्का चलाया था? जीतल नामक चांदी का सिक्का चलाया था, आप याद रखेंगे। थट्टा और सिंध अभियान किया था और ये इनका अंतिम सैन्य अभियान था। तो फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? थट्टा और सिंध अभियान था दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे हम लोग नासिरुद्दीन मोहम्मद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पर मैं नोट्स भेज देता हूँ। नासिरुद्दीन मोहम्मद 1394 से लेकर के 1412 तक नासिरुद्दीन मोहम्मद का टाइम पीरियड है। तैमूर लंग का भारत आक्रमण इसी के समय पे हुआ। आप याद रखेंगे कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि तैमूर लंग ने जब भारत आक्रमण किया तो उस टाइम पीरियड पर दिल्ली का शासक कौन था या दिल्ली वंश में कौन वंश चल रहा था? तो तुगलक वंश। और तुगलक वंश का राजा नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश ने क्यों आक्रमण किया था? उनका मेन मकसद था धन को लूटना। ठीक है दोस्तों, तैमूर लंग का जन्म कब हुआ था? तैमूर लंग का जन्म दोस्तों 1336 ईस्वी में आशियान मध्य एशिया में हुआ था। आप याद रखेंगे, मध्य एशिया का ये रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, 11 दिसंबर 1398 तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पहुंचा। तो याद रखने डेट से होता 11 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, 1398 हर हालत में याद रखेंगे ये डेट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जाने से पहले तैमूर लंग ने खिज्र खां को सुल्तान मुल्तान लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। तो जब तैमूर लंग यहाँ से जा रहा था वापस, तो उन्होंने खिज्र खां को मुल्तान और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप खिज्र खां। तो तैमूर लंग ने जब जब वापस जा रहा था अपने देश, तो उन्होंने यहाँ का सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो खिज्र खां को। किसे नियुक्त किया दोस्तों? खिज्र खां को। तो आपको याद रखना है। इसके बाद सैयद वंश, तो अब खिज्र खां आएगा और सैयद वंश की क्या करेगा? वो स्थापना करेगा। तो सैयद वंश 1414 से 1451 टाइम पीरियड। तो सबसे पहले देखते हैं हम सैयद वंश में कौन कौन से राजा पढ़ने वाले हैं जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला राजा हम पढ़ेंगे खिज्र खां, दूसरा राजा हम पढ़ेंगे मुबारक शाह, तीसरा राजा हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह और चौथे राजा हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन शाह। ठीक है दोस्तों, तो पहला खिज्र खां, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह, तीसरा हम अलाउद्दीन शाह। ठीक है दोस्तों, तो सैयद वंश का संस्थापक कौन? खिज्र खां। ठीक है दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक कौन? खिज्र खां, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक और कमेंट करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है खिज्र खां। टॉप हेडिंग लिखेंगे शासक का नाम खिज्र खां। 1414 से 1421 तक इनका टाइम पीरियड है। और मैंने आपको बता दिया सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उपाधि रैयत-ए आला, महत्वपूर्ण है दोस्तों कि रैयत-ए आला सल्तनत काल में किसकी उपाधि थी? तो खिज्र खां की। मुल्तान का गवर्नर था और लाहौर का सूबेदार भी था, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मुबारक शाह। ठीक है दोस्तों, 1421 से लेकर के 1433 तक इनका टाइम पीरियड है और ये खिज्र खां का पुत्र था, इतना ही आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस मुबारक शाह पर आपको याद रखना है दोस्तों, यमुना नदी के पास इन्होंने मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। तो याद रखना है मुबारकाबाद के नगर की स्थापना करने वाला कौन था? मुबारक शाह। और मुबारकाबाद नगर किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर दोस्तों। इसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों अंतिम वंश लोधी वंश, 1451 से लेकर के 1526। आपको इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है दोस्तों, लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको 6 डे ट्रिप कोर्स करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ समझाने ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता है दोस्तों, क्योंकि समय कम बचा आप लोगों के पास। हम ऐसे ही पढ़ेंगे दोस्तों, डिटेल से मैं जल्द लेकर के आऊँगा दोस्तों, डिटेल विथ आगे बेसिक टू एडवांस के लिए दोस्तों कोर्स। तो बहलोल लोधी, पहला राजा हम पढ़ेंगे बहलोल लोधी, दूसरा राजा हम पढ़ेंगे सिकंदर लोधी और तीसरा राजा हम पढ़ेंगे इसमें इब्राहिम लोधी। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था दोस्तों लोधी वंश। ठीक है,
लोधी वंश दिल्ली वंश का अंतिम या दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था दोस्तों, याद रखेंगे। जबकि पहला वंश गुलाम वंश बह सॉरी बहलोल लोधी, सबसे पहले आपको याद रखना है बहलोल लोधी का टाइम पीरियड 1451 से लेकर के 1489। मोहम्मद शाह के समय पर से ही एक उच्च पद पर विराजमान था यह बहलोल लोधी दोस्तों। जब मोहम्मद शाह अपने शासनकाल में बैठा था तो उसी टाइम से ही उच्च पद पर विराजमान था। लोधी वंश के नाम से प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी, आपको याद रखना है। लोधी वंश के नाम से प्रथम अफगान राज्य की नींव रखने वाला कौन था? बहलोल लोधी। 38 वर्ष तक शासन किया इन्होंने सिर्फ, आपको याद रखना है। इसका पुत्र सिकंदर लोधी था, महत्वपूर्ण हो जाता है। सिकंदर लोधी किसका पुत्र था? बहलोल लोधी का दोस्तों, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सिकंदर लोधी, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। 1489 से लेकर के 1517 तक इनका टाइम पीरियड है दोस्तों। मूल नाम सिकंदर लोधी का निजाम खां था। तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं चलता है कि सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था। निजाम खां। गज ए सिकंदरी माप प्रणाली इन्हीं के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इनके द्वारा 1504 में उत्तर प्रदेश में आगरा नगर की स्थापना की थी। तो आगरा नगर की स्थापना करने वाला कौन था? तो सिकंदर लोधी था। और कब किया था? 1504 में। और आगरा नगर कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। सिकंदर लोधी शिक्षित और विद्वान शासक था ही, ठीक। सिकंदर गुलरुखी के उपनाम से फारसी में, या गुल रूपी या गुलरुखी के से उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है दोस्तों, गुलरूपी या गुलरुखी रूपी नाम से कविताएं कौन लिखता था सल्तनत काल में? तो आपको सिकंदर लोधी का नाम याद रखना है। तो इसके बाद हम अंतिम शासक पढ़ेंगे लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी। 1517 से 1526 तक इनका टाइम पीरियड है। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी। दौलत खान ने इब्राहिम लोधी की शक्ति तोड़ने के लिए काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो याद रखना है आपको, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने किया था? तो किसने दिया था? दौलत खान ने दोस्तों, ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है कि निमंत्रण स्वीकार किया और 21 अप्रैल निमंत्रण स्वीकार किया दोस्तों, और 21 अप्रैल 1526 में पानीपत पहुंचा बाबर। और पानीपत है दोस्तों, पानीपत का मैदान है हरियाणा में, ठीक है। और पानीपत में दोस्तों बाबर और इब्राहिम का आमना सामना हुआ दोस्तों, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जिसमें इब्राहिम लोधी की पराजय हो जाती है और बाबर की जीत हो जाती है, और दिल्ली सल्तनत में इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों अब मुगल वंश या मुगल साम्राज्य की नींव रख पड़ जाती है दोस्तों बाबर के आने के बाद। तो आपको याद रखना है कि मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला कौन था? बाबर था। कौन था दोस्तों? बाबर था। तो मुगल साम्राज्य हम पढ़ेंगे 1526 से आगे दोस्तों। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1526 दोस्तों, आपको याद रखना है। इससे आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे फिर से मुगल साम्राज्य दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत कैसे समाप्त हुआ, या दिल्ली सल्तनत का जो एक इतना बड़ा साम्राज्य था दोस्तों, वो कैसे ख़त्म हुआ। तो आपको याद रखना है कि दौलत खान ने इब्राहिम लोधी की शक्ति को तोड़ने के लिए काबुल के शासक बाबर को कहाँ बुलाया? भारत बुलाया। और बाबर भारत आया और पानीपत पहुंचा। पानीपत बोले तो हरियाणा पहुंचा। और पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों, जिसमें इब्राहिम लोधी की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है और बाबर की जीत हो जाती है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। और आप पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए। और हम संपूर्ण उत्तराखंड का कोर्स यहाँ पर कराएंगे दोस्तों आप लोगों को। उत्तराखंड के पटवारी को, उत्तराखंड के लिए जो ये आपका उत्तराखंड के चाहे जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, उससे संबंधित हम यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। तो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है दोस्तों, जल्द ही हम जो हिंदी का पोर्शन है उसको भी लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए दोस्तों, जितना हो सके उतना दम लगा दीजिए दोस्तों। 45 दिन का समय आपके पास बचा है, तो ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।